हेलो एवरीवन, आज फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्चुअल शिक्षा पर। हम लोगों ने पिछले सेगमेंट तक नेशनल इनकम देखा था। आज हम लोग एक नया चीज स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मनी एंड बैंकिंग की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड वाली बात पढ़ ली, बजट कैसे बनता है पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया फॉरेन एक्सचेंज, हम लोगों ने पढ़ लिया बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम लोगों ने नेशनल इनकम पढ़ लिया। अब हम लोग जो एक आखिरी जगह पर, आखिरी मोड़ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 पर आ चुके हैं, वो है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि मनी क्या है, और मनी को समझ लेने के बाद हम लोग आगे मूव करेंगे बैंकिंग की तरफ। तो चलिए, आज मेरा लेक्चर नंबर 20, हम लोग मनी को लेकर के आए हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं कि मनी क्या है। अच्छा, मनी कैसे आया, मनी का जन्म कैसे हुआ, इस चीज को समझने के लिए पहले हमको दिक्कतें समझनी पड़ेंगी जो उसके आने से पहले दिक्कत हो रही थी, जिसको मनी के द्वारा सॉल्व किया जा सकता था। कोई भी चीज कब आती है? जब हमको परेशानी हो रही होती है, तो जिसकी जरूरत पड़ती है उसी को हम बनाते हैं। तो यानी कि कोई ऐसा सिस्टम पहले चल रहा था जिससे हमको तकलीफ थी, और उस तकलीफ को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग मनी की तरफ मूव किए। तो जो पहले सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम था, उसको हम लोग बार्टर सिस्टम कहते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या हो गया? बार्टर सिस्टम अगर हम लोग डेफिनेशन की तरह से जाएं तो इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। गुड्स फॉर गुड्स मतलब पहले हम लोग देखते थे क्या होता था, किसी के पास चावल है, किसी के पास गेहूं है। अगर चावल जिसके पास है उसको गेहूं की जरूरत है, और जिसके पास गेहूं है उसको चावल की जरूरत है, तो दोनों आपस में मिलके अपने सामान का एक्सचेंज कर लेते थे। एक सामान के बदले दूसरे सामान का एक्सचेंज कर लेते थे, गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज कर लेते थे, और कहते थे कि इस सिस्टम के थ्रू हम क्या कर लिए, अपनी जो भी जरूरतें हैं उनको हम पूरी कर लिए। यानी कि हम देखते थे कि बार्टर सिस्टम में हम लोग गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज करते थे। इसीलिए इस सिस्टम को हम लोग एक और सिस्टम के तरीके से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सीसी सिस्टम, या फिर सीसी सिस्टम का मतलब क्या हो गया? कॉमोडिटी कॉमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम। कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी का एक्सचेंज करना। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। जैसे कि मान लीजिए मुझे जरूरत है किसी एक्स चीज की, और कोई मेरे पड़ोसी हैं जिनको वाई की जरूरत है। अब अगर उनके पास एक्स है तो मैं उनसे जाकर के एक्स ले लूंगा, और उनकी जो जरूरत है वो अगर मैं फुलफिल कर दूंगा तो हमारे बीच में क्या होगा, वो एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बार्टर सिस्टम की तरफ हम जब देख रहे हैं तो कमोडिटी और कमोडिटी का जब एक्सचेंज देख रहे हैं तो हमको कई सारी दिक्कतें दिख रही हैं। अब वो दिक्कत क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। इसकी लिमिटेशंस हम लोग देखेंगे। पहले तो हम समझ गए कि बार्टर सिस्टम क्या है। लिमिटेशंस देखने के बाद हम समझेंगे कि आखिर सच में इसमें कमियां क्या थी जिसकी वजह से हमको मनी की तरफ मूव करना पड़ा। पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब जैसा कि मैंने कहा कि मान लीजिए कि मुझे x की जरूरत है और किसी को y की जरूरत है। मुझे x की जरूरत है और किसी को y की जरूरत है। मैं यूपी में रह रहा हूं, और y वाला एमपी में रह रहा है। ठीक है, अब पहली बात तो ये कि मैं ढूंढूं उसको, मुझे ढूंढने में समय लगेगा। अब ढूंढ भी लिया कि मेरी जरूरत कौन पूरी कर रहा है, तो यह भी ढूंढना पड़ेगा कि उसकी जरूरत भी हम पूरी करें, तभी तो एक्सचेंज होगा। अगर उसकी जरूरत को हम पूरा नहीं करेंगे तो वो मेरी जरूरत को पूरा नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो यानी कि यह आता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस की बात आती है। बात समझ में आ रही है? तो पहली प्रॉब्लम हमको यह देखने को मिली। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आप गए कहीं पे, मान लीजिए चाय पीने कहीं चले गए। चाय पीने गए तो वहां पे क्या किए, तुरंत 10 का नोट या 5 का नोट उनको दे दिए और तुरंत काम हो गया आपका। यानी कि अब आपके पास एक क्या है, एक कॉमन मेजर करने के लिए एक मनी नाम की एक चीज है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उन चीजों को खरीद सकते हैं। लेकिन पहले
क्या कोई कॉमन मेजरमेंट था? कोई चावल के बदले गेहूं वापस कर रहा है, कोई गेहूं दाल इधर उधर कर रहा है, कोई किसी सामान के बदले किसी भी सामान को एक्सचेंज कर रहा है। कोई कॉमन मेजरमेंट नहीं था, कोई कॉमन यूनिट नहीं थी जिससे कि हम मेजर कर सकें कि किसके बदले हमको किसको मेजर करना है। बात समझ में आ रही है? एक प्रॉब्लम डबल कोइंसिडेंस की हम लोगों ने देख लिया, दूसरी प्रॉब्लम हम लोगों ने किसकी देखी? हम लोगों ने देखा कि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं टमाटर कहूं, क्या आप टमाटर को स्टोर कर सकते हैं कई समय के लिए, बहुत ज्यादा समय के लिए? पता चले केचप बन जाएगा उसका। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि उस समय बार्टर सिस्टम में स्टोर करने की भी दिक्कत थी, हम चीजों को स्टोर करके भी नहीं रख सकते थे। यानी कि हम लोगों ने तीन दिक्कतें समझ ली। पहला दिक्कत क्या समझा कि डबल कोइंसिडेंस की दिक्कत। वो क्या कहता है? वो कहता है कि मेरी जो जरूरत है उसका हम एक्सचेंज उसी से कर पाएंगे जब उसकी जरूरत हम पूरी कर सकें। पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत हम लोगों ने देखा कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कोई कॉमन मेजरमेंट है ही नहीं, कोई भी किसी भी चीज के बदले अदला बदली कर रहा है, ठीक है ना, कोई कॉमन मेजरमेंट नहीं है। तीसरा हम लोगों ने क्या देखा? स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज को स्टोर नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे उस चीज का भुगतान करेंगे? बात समझ में आ रही है? स्टोर करने की बहुत बड़ी दिक्कत थी। चौथा क्या है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, यानी कि क्या हम कमोडिटी के बदले कमोडिटी की जो बात कर रहे हैं बार्टर सिस्टम में, क्या उससे हम भविष्य का पेमेंट कर सकते हैं? क्या हम जब स्टोर ही नहीं कर पाएंगे तो भविष्य के पेमेंट की बात ही छोड़िए, ठीक है। तो यानी कि एक प्रॉब्लम यह भी थी। अब क्या हुआ? अब मान लीजिए कि पहले हमको क्या होता है, पहले एक प्रॉब्लम होती है, जब वो प्रॉब्लम हमको मिल जाती है तो हम कहते हैं कि उस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। जैसे कि मान लीजिए बीमारी हो गई, बीमारी का सलूशन किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर से क्या बोलेंगे कि हमको ये बीमारी है, अब आप हमको इसका इलाज करिए। तो डॉक्टर जब बीमारी जान जाएगा तब उसके हिसाब से तो इलाज करेगा। अब हमको बीमारी मिल गई, हमको लिमिटेशंस मिल गए, अब इस बीमारियों को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे? इसका इलाज करेंगे और इस बार्टर सिस्टम को बदलकर हम लोग एक नया सिस्टम की तरफ मूव करेंगे जिसका नाम क्या है? हम लोग अब मनी की तरफ मूव करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जब हम मनी की बात करेंगे तो मनी में हमको मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी मिलेगा बहुत आसान तरीके से। हम कहीं भी जा रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, तुरंत पॉकेट में से मनी निकाल के दे दिया, तुरंत मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। हमको कहीं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस नहीं हो रहा, हमको डबल कोइंसिडेंस की दिक्कत कहीं नहीं फेस करनी पड़ रही है, हमको स्टोर करने की कोई दिक्कत नहीं है, हमको कॉमन मेजरमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। जहां जाएंगे 5 रुपए की जो वैल्यू यहां है वही 5 रुपए की वैल्यू कहीं और भी होगी। यानी कि अब हमको एक कॉमन मेजरमेंट मिल गया, हमको डबल कोइंसिडेंस की दिक्कत खत्म हो गई, हमको स्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टोर करने में क्या पैसा ऐसा थोड़े कि सड़ जाएगा या कुछ और हो जाएगा, ठीक है, तो हमको स्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर पेमेंट भी हम इसमें कर सकते हैं। तो यानी कि इन चारों दिक्कतों को जब लेकर के डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने इलाज दिया, और वो इलाज किस रूप में आया? मनी के रूप में आया, जिसमें हम लोगों ने मनी की डेफिनेशन जब बनाई तो उसमें मनी की डेफिनेशन में मुख्यतः हम लोगों ने कहा, प्राइमरली हम लोगों ने कहा कि वो एक बेहतर मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक बेहतर मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो टर्म आया वो कहां से आया? इसी प्रॉब्लम से निकल कर आया। जो डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम थी वहां से वो निकल के आया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हम लोगों का था कि कैसे मनी आया। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मनी क्या है और मनी के क्या क्या फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि लिमिटेशंस क्या क्या हैं, और इन्हीं लिमिटेशंस के आधार पर हम लोगों ने ये बात कही कि अब यहां से मनी का जन्म हुआ। ठीक है, तो मनी यानी कि इन्हीं लिमिटेशन से इनकी डेफिनेशन बनेगी, जैसा कि मैंने कहा। ठीक, अब देखिए डेफिनेशन मनी की क्या कहता है। मनी कहता है कि एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ जनरली एक्सेप्टेबल। देखिए ये जनरली एक्सेप्टेबल नहीं था, अब ये क्या हो रहा है? जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज and at the same time acts as a measure and store of value. measure and store of value, यानी कि इन्हीं के लिमिटेशन से मनी की डेफिनेशन बनती है। मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा था।
ठीक है, तो मनी की डेफिनेशन क्या कहती है? एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो ये एक इकोनॉमिस्ट थे हमारे क्राउदर, CROWTHER, उनके द्वारा दी गई ये डेफिनेशन थी जो सबसे ज्यादा सही मानी जाती है, सटीक मानी जाती है। उसके अलावा तो कई सारे लोगों ने अपनी अपनी तरीके से डेफिनेशंस दी, उनको भी हम लोग पढ़ेंगे, उनको भी हम लोग समझ लेंगे, लेकिन तब तक अभी इसको हम समझें। ठीक है, अब मनी समझने के बाद हम समझते हैं अच्छा मनी किस किस फॉर्म का हो सकता है, किस किस रूप में हो सकता है। तो कुछ फॉर्म्स ऑफ मनी होंगे। ठीक है, अब फॉर्म्स ऑफ मनी का मतलब ये तो नहीं हुआ ना, हमको कोई एक दायरा तो बनाना होगा ना, कोई एक अथॉरिटी तो होगी ना जो चीजों को क्या करेगी, ऑथोराइज करेगी कि नहीं ये चीज एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरे पता चला कोई कुछ भी लेके चल दिया, एक पेज फाड़ा, उस पर 10 रुपए लिख दिया और लेके चल दिया, भैया 10 रुपए। नहीं, हम लोग किस चीज को मनी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, उन फॉर्म्स को हम लोग यहां पढ़ेंगे। जैसे फिएट मनी, पहला मैंने क्या कहा, फिएट मनी। फिएट मनी का मतलब क्या हो गया, जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किया गया हो, गवर्नमेंट जिस पे कह दे कि नहीं ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी को हम लोग मनी का फॉर्म कहेंगे। जैसे आप और जो चीज वो लीगली ऑथराइज करेगी वही मनी का फॉर्म होगा, वही मीडियम ऑफ एक्सचेंज में काम आएगा। जैसे कि अगर मैं थोड़े दिन पहले की याद दिलाऊं, 2016 की, 2016 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लास्ट टाइम तो नहीं कह सकते, कई बार आ गए, लेकिन रात को 8 बजे जब आए थे और कहा उन्होंने कि आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 का पुराना नोट लीगल टेंडर नहीं है, लीगल टेंडर नहीं होगा और कल से इनकी कोई इज्जत नहीं होगी। ये बात मैं अपनी कह रहा हूं, उन्होंने बस इतना कहा कि 500 और 1000 का नोट लीगल टेंडर नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट उस चीज की जो अथॉरिटी ले रही थी, अब उसकी अथॉरिटी उस पुराने नोट की नहीं ले रही है, अब वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिएट मनी वो मनी होती है जो लीगल टेंडर में आए, जिसको एक्सेप्ट किया जाए एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि अब हमारा नया 500 का नोट आ गया, 2000 का नोट आ गया, या फिर जो भी नए नए नोट्स आ रहे हैं, वो अब फिएट मनी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो फिएट मनी मत भूलिएगा, 2016 रात 8 बजे, जो आज रात 12 बजे के बाद, वो टर्म लीगल टेंडर मत भूलिएगा। और फिएट मनी की डेफिनेशन में बात लिखिएगा कि जो मनी लीगल टेंडर में आते हैं, जो ऑथराइज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना, उसको हम लोग फिएट मनी में लेते हैं। सेकेंड, फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी क्या है? वो मनी जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज हो, जो एक्सेप्ट करे कोई, या हम करें या गवर्नमेंट करे, कोई भी करे, लेकिन एक उस पे जो बेसिस, जो उस पे एक बेस हो, वो ट्रस्ट के बेसिस पे किया जाए, एक भरोसे के बेसिस पे किया जाए। जैसे कि मान लीजिए मैं गया किसी कोचिंग में पढ़ने, या फिर आप आए हमारे पास पढ़ने और आपने कहा कि सर आपकी फीस मैं चेक पे काट के दूंगा, चेक मैं दे रहा हूं 10,000 की, ये लीजिए फीस। मैंने कहा ठीक है भैया दे दो। अब गया मैं बैंक से इशू कराने, पता चला आपके अकाउंट में 10,000 था ही नहीं। ठीक है, तो यानी कि वो चेक जो है उसको हम लोग फिड्यूशरी मनी में लेते हैं, जो एक ट्रस्ट के बेसिस में, पेयर और पेई के बीच में एक ट्रस्ट के बेसिस पे एक्सेप्ट किया जाता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि फिएट मनी की जब बात होगी तो हम लोग लीगल टेंडर टर्म इस्तेमाल करेंगे अपने डेफिनेशंस में, और फिएट मनी में हम लोग जब पेयर और पेई के बीच में ट्रस्ट इस्टेब्लिश होगा, ट्रस्ट के बेसिस पे जो हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज करेंगे, उसको हम लोग फिड्यूशरी मनी कहेंगे। और इसके एग्जांपल में चेक आता है, जैसे चेक्स का ट्रांजैक्शन। ठीक लिया। तीसरा है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब जो मैंने यहां लिखा है, मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू हो, मतलब मनी की वैल्यू और उस कमोडिटी की वैल्यू। अगर मैं कहूं, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं, मान लीजिए कि 500 500 का नोट है, 500 का क्या है? नोट है। जब हम 500 का नोट देखते हैं तो उसके ऊपर 500 लिखा होता है, ठीक है, जिससे हम कहते हैं कि वो 500 का है, यानी उसकी फेस वैल्यू है, वो उसके फेस पे लिखा हुआ है, ठीक है, 500। साथ ही साथ वो किस चीज से बना है नोट? वो पेपर से बना है। वो पेपर, क्या उस पेपर की वैल्यू भी 500 होती है?
क्या उसको बनाने की वैल्यू भी 500 होती है? नहीं। तो अगर मैं ये कहूं कि उस पेपर को मैं कमोडिटी ले लूं और जो उस पे फेस वैल्यू है, जो उस पेपर पे फेस वैल्यू है 500, उसको मैं मनी वैल्यू ले लूं, तो जिस केस में 500 जो फेस वैल्यू है जब वो उस कमोडिटी के वैल्यू के बराबर होगी तो हम लोग कहेंगे कि वो फुल बॉडीड मनी है। आप कहेंगे ऐसा कहाँ होता है? तो पहले के ज़माने में जो गोल्ड के कॉइन्स होते थे, जो सिल्वर के कॉइन्स होते थे, जो बाकी इन सब चीज़ों के पीतल का जो चीज़ें बनती थी, जो भी चीज़ें पहले कॉइन्स थी, वो उनके वैल्यू के, उन कमोडिटी के वैल्यू के हिसाब से उस पर फेस वैल्यू रखी जाती थी, उस पर वो कॉस्ट प्राइस लिखी जाती थी, वो वैल्यू दी जाती थी उस पर। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अब चीज़ें अलग हैं। अब क्या है, जैसे कि मान लीजिए 500 का नोट है, तो उसको बनाने के लिए जो पेपर यूज हुआ है, जो कमोडिटी यूज हुई है, उसकी वैल्यू 500 नहीं होगी। तो उसी को हम लोग ये चौथा कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट मनी, जिसमें मनी वैल्यू ज़्यादा होती है और कमोडिटी वैल्यू, जो उस पेपर को बनाने की जो वैल्यू है, वो क्या होती है? जो कम होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस क्या हैं, और बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन से ही किस तरीके से हम लोगों ने मनी को देखा, इसके लिमिटेशन से ही मनी की डेफिनेशन बनी, और उस डेफिनेशन के आधार पे फिर हम लोगों ने देखा, और ये हम लोगों ने क्राउथर CROWHER क्राउथर की ये डेफिनेशन देखी, और फिर हम लोगों ने मनी के कुछ फॉर्म्स देखे, जिसमें हम लोगों ने 4 फॉर्म देखा। एक फिएट मनी देखा, फिड्यूशरी मनी देखा। फिएट मनी में हम लोगों ने देखा लीगल टेंडर, वो जो 16 जो हम लोगों ने नवंबर में देखा था 2016 में, जिसमें 500 और 1000 के नोट पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो भी स्पीच था कि लीगल टेंडर नहीं है 500 और 1000 के पुराने नोट 12 बजे के बाद। तो वो वाली सारी चीज़ें जो लीगल हों, जो गवर्नमेंट के द्वारा और पब्लिक के द्वारा एक्सेप्ट किए जाएं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो सारी चीज़ें हमारे फिएट मनी में होंगी। फिड्यूशरी मनी की जब हम बात करेंगे, जो ट्रस्ट के बेसिस पे जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा, उसको हम लोग, जैसे कि चेक हो गया, चेक पे जब हम लोग अपना मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते हैं, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होती है, तो उसको हम लोग फिड्यूशरी मनी में लेते हैं। और जब फुल बॉडीड मनी, जो पहले की बात होती है, फुल बॉडीड मनी में जब मनी की वैल्यू और किसी कमोडिटी की वैल्यू बराबर होती है, जैसे पहले हुआ करती थी जब गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स वगैरह थे, तो क्या होता था कि जितना सिल्वर का वो वैल्यू होगा, जितना गोल्ड के उस कॉइन का वैल्यू होगा, उतनी ही उसकी फेस वैल्यू, उसकी मनी वैल्यू भी डिसाइड होती थी। उसी के हिसाब से हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज करते थे। लेकिन अब क्या है, हम लोग क्रेडिट मनी का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, मनी वैल्यू हमेशा कमोडिटी वैल्यू से ज्यादा होती है। जैसे कि मनी वैल्यू का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको 500 का नोट बताया कि 500 का नोट है, उस पे फेस वैल्यू 500 है, तो 500 उसकी मनी वैल्यू है। और कमोडिटी वैल्यू क्या है, उस 500 के नोट को बनाने में जो कमोडिटी, जो पेपर का इस्तेमाल हुआ है, वो पेपर और बाकी सारी चीजें, वो उनकी वैल्यू कितनी है। तो जब मनी वैल्यू ज्यादा होगी और कमोडिटी वैल्यू कम होगी, तो उसको हम लोग क्रेडिट मनी में लेते हैं। तो ये कुछ चीज़ थी मनी जो आज हम लोगों ने स्टार्ट किया, उसमें हम लोगों ने पढ़ा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। ठीक है, तो ये मेरा आज का वीडियो था मनी पर। मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा तो मैं मनी के फंक्शंस के बारे में बात करूँगा। मैं किस किस तरह की मनी है, जैसे कि करेंसी हो गया आपका, या फिर कॉइन्स हो गए, कौन इसको ऑथराइज करता है, या फिर क्या सारी और चीज़ें हैं, मैं उनके बारे में बात करूँगा। और तब तक के लिए थैंक यू।